ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1883 का धारा 35 चुनाव का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को स्थानांतरित करने का दावा करता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है और उसी लेन देन में वह संपत्ति के वास्तविक मालिक को कोई लाभ भी देता है, तो उस मालिक को दो विकल्प मिलते हैं। पहला, या तो वह इस स्थानांतरण को स्वीकार करे यानी कन्फर्म द ट्रांसफर, या वह इसे अस्वीकार कर दे, लेकिन तब उसे स्थानांतरणकर्ता द्वारा दिया गया कोई भी लाभ छोड़ना होगा। यदि मालिक लाभ को अस्वीकार करता है तो वह लाभ स्थानांतरणकर्ता या उसके उत्तराधिकारी को वापस चला जाएगा। सरल उदाहरण से इसको समझते हैं। इसके पास एक फार्म है, खेत की जमीन है जिसकी कीमत 800 है। ए एक गलतफहमी में यह सोचकर कि वह उसका मालिक है, इसे बी को गिफ्ट कर देता है और उसी गिफ्ट डीड में एस को 1000 भी देता है। अब एस के पास दो विकल्प हैं। अगर एस जमीन अपने पास रखना चाहता है तो उसे 1000 का लाभ छोड़ना होगा। अगर एस 1000 रखता है तो उसे जमीन बी को जाने देनी होगी। यदि ए चुनाव करने से पहले मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को 1000 में से 800 बी को देना होगा। ठीक है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को स्थानांतरित करने का दावा करता है लेकिन वह वास्तव में उसकी संपत्ति नहीं है, तो संपत्ति के असली मालिक को यह तय करना होगा कि वह स्थानांतरण को स्वीकार करता है या नहीं। ठीक है। दूसरा, यदि असली मालिक स्थानांतरण को अस्वीकार करता है तो उसे स्थानांतरणकर्ता द्वारा दिया गया लाभ त्यागना होगा। तीसरा, यदि लाभ प्राप्तकर्ता 2 साल तक उसे उपयोग करता रहता है और कोई विरोध नहीं करता तो यह माना जाएगा कि उसने चुनाव कर लिया है और स्थानांतरण को स्वीकार कर लिया है। चौथा और आखिरी, यदि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्थानांतरण को अस्वीकार करने के लिए कोई भी कार्य करता है जिससे संपत्ति की मूल स्थिति वापस नहीं लाई जा सकती, तो यह माना जाएगा कि उसने स्थानांतरण को स्वीकार कर लिया है। एक और उदाहरण से समझते हैं। ए ने बी को एक संपत्ति ट्रांसफर कर दी, लेकिन असल में वो संपत्ति सी की थी। साथ ही ए ने सी को एक कोयला खदान भी गिफ्ट में दी। सी ने कोयला खदान को चला दिया और सारा कोयला निकाल लिया। अब सी को संपत्ति ट्रांसफर को स्वीकार करना होगा क्योंकि उसने लाभ का उपयोग कर लिया है। ठीक है, धारा 35 डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करती है। ठीक है, अब हम धारा 36 की ओर बढ़ते हैं। धारा 36 किराया, पेंशन, लाभांश आदि का विभाजन, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम ऑन ट्रांसफर। यदि कोई व्यक्ति जिसे नियमित रूप से मिलने वाली आय जैसे किराया, वार्षिकी, पेंशन, लाभांश आदि प्राप्त करने का अधिकार है, वह अपनी इस आय का हक किसी और को स्थानांतरित कर देता है, तो इस प्रकार की आय दिन प्रतिदिन बढ़ती मानी जाएगी और इसे तदनुसार विभाजित किया जाएगा। हालांकि भुगतान उसी समय किया जाएगा जब इसके भुगतान की तारीख नियत हो। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ए एक संपत्ति का मालिक है और उसे प्रत्येक महीने के अंत में 10,000 का किराया मिलता है। वह 15 तारीख को अपनी ये संपत्ति बी को बेच देता है। अब इस महीने के 10,000 के किराए का क्या होगा? 15 दिन तक, पहला 1 से 15 तक किराया ए को मिलेगा। अगले 15 दिन 16 से 30 किराया बी को मिलेगा, लेकिन पूरे 10,000 का भुगतान किराएदार द्वारा महीने के अंत में किया जाएगा। इसलिए भले ही भुगतान एक बार में हो, लेकिन कानूनी रूप से यह माना जाएगा कि किराया प्रतिदिन बढ़ता है और इसे उचित रूप से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि अगर कोई व्यक्ति किराया, पेंशन, लाभांश आदि जैसे आवधिक आय का हकदार है और उसे किसी अन्य को स्थानांतरित करता है, तो यह माना जाएगा कि यह आय रोजाना अर्जित होती है। स्थानांतरण की तिथि एक अर्जित राशि पुराने मालिक स्थानांतरणकर्ता को मिलेगी और उसके बाद का हिस्सा नए मालिक प्राप्तकर्ता को मिलेगा। भुगतान वही रहेगा जो पहले से तय था, लेकिन कानूनी रूप से इसे स्थानांतरण की तारीख के अनुसार विभाजित किया जाएगा। ऐसा है, यह स्पष्ट हो गया होगा। अब हम 37 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रावधान का धारा 37 दायित्वों के लाभ का विभाजन, अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सीवियरेंस की बात करता है। धारा 37 के अनुसार यदि किसी संपत्ति का विभाजन हो जाता है और उस पर लागू किसी दायित्व ऑब्लिगेशन का लाभ अब कई मालिकों में बढ़ गया है,
तो यह दायित्व भी तदनुसार विभाजित होगा। इसका हालांकि यह विभाजन तभी संभव है जब दायित्व ऑब्लिगेशन को बांटा जा सके और दूसरा दायित्व के विभाजन से उसका भार बहुत अधिक न बढ़े। यदि दायित्व को विभाजित करना संभव नहीं है या इससे अत्यधिक भार बढ़ता है तो सभी नए मालिक आपसी सहमति से किसी एक को उस लाभ के लिए नामित करेंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ए एक मकान बेचता है बी, सी और डी को। यह मकान पहले से ही किराए पर ई को दिया गया था और किराया 30 रुपये प्रति वर्ष था तथा एक मोटे भेड़ के रूप में लिया जाता था। बी ने आधी रकम 50% दी थी और सी व डी ने एक एक चौथाई 25-25% रकम दी थी। अब ई को यह किराया निम्न प्रकार से देना होगा। 15 रुपये बी को देना होगा, 7.5 रुपये सी को देना होगा और 7.5 रुपये डी को देना होगा। भेड़ बी, सी और डी की संयुक्त सहमति से किसी एक को दे दी जाएगी। इस तरह किराए का बंटवारा संपत्ति के हिस्सों के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। उसी मकान के किराएदार ई ने एक और शर्त के तहत मकान के लिए हर साल 10 दिन बांध के रखरखाव के लिए लेबर करने का वादा किया था। अब बी, सी और डी सभी ई से अलग अलग 10-10 दिन श्रम की मांग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ई को केवल 10 दिन ही काम करना होगा, लेकिन वह काम कैसे किया जाएगा यह बी, सी और डी मिलकर तय करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई दायित्व विभाजित किया जा सकता है तो वो नए मालिकों के हिस्सों में अनुपात में बटेगा, लेकिन यदि दायित्व विभाजित नहीं किया जा सकता तो सभी मालिकों को मिलकर उसका लाभ उठाना होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहला क्रक्स, यदि संपत्ति का विभाजन हो जाए तो संपत्ति से जुड़े किसी भी दायित्व का लाभ भी उसी अनुपात में विभाजित होगा। यदि दायित्व को विभाजित करना संभव नहीं है तो नए मालिक मिलकर तय करेंगे कि इसे कौन प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति जैसे किराएदार इस विभाजन की सूचना के बिना दायित्व पूरा नहीं करता तो वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और आखिरी, यह धारा कृषि भूमि के पट्टों लीजेज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी न कर दे। ठीक है, 30 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 38, जब कोई व्यक्ति केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत हो की बात करता है। आइए धारा 38 को विस्तार से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है और वह यह दावा करके संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, तो यदि खरीदार ने पूरी सावधानी रीजनेबल केयर बरती है और सद्भावना गुड फेथ में कार्य किया है तो यह माना जाएगा कि वे परिस्थितियां वास्तव में मौजूद थीं। उदाहरण से समझते हैं। ए एक हिंदू विधवा है जिसके पति की संपत्ति पर अन्य पारिवारिक उत्तराधिकारी कोलैटरल हायर्स का भी अधिकार है। वह यह कहते हुए बी को अपनी जमीन बेचती है कि उसके आजीविका के लिए यह संपत्ति अपर्याप्त है। बी ने उचित जांच पड़ताल की और पाया कि ए के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है और उसकी जीविका के लिए इस संपत्ति की बिक्री जरूरी है। बी ने ईमानदारी और उचित जांच गुड फेथ एंड रीजनेबल केयर के साथ यह संपत्ति खरीदी। इस स्थिति में बी का अधिकार सुरक्षित रहेगा और यह माना जाएगा कि संपत्ति बेचने की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर खरीदार ने उचित जांच की और सद्भावना से सौदा किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि हस्तांतरण अवैध था, भले ही असल में परिस्थितियां अलग रही हों। आइए इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहला यह है कि यदि कोई व्यक्ति केवल विशेष परिस्थितियों में संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है और वह यह दावा करता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं तो खरीदार का सौदा वैध माना जाएगा यदि खरीदार ने उचित जांच रीजनेबल इंक्वायरी की हो और खरीदार ने सद्भावना गुड फेथ में सौदा किया हो। इस धारा का उद्देश्य उन खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करना है जो बिना धोखाधड़ी के और पूरी सावधानी के साथ सौदा करते हैं। अगर खरीदार ने जांच किए बिना संपत्ति खरीद ली तो वह कानूनी रूप से इसे बचाने का दावा नहीं कर सकता। आशा है धारा 38 क्लियर हो गया होगा। अब हम 39 की ओर बढ़ते हैं।
धारा 39, ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण जहां किसी तीसरे व्यक्ति को भरण पोषण का अधिकार हो। धारा 39 बात करती है, यदि किसी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से किसी तीसरे व्यक्ति को मेंटेनेंस या मैरिज के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है और उस संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस तीसरे व्यक्ति का अधिकार किस हद तक सुरक्षित रहेगा, ये धारा 39 बात करता है। आइए कुछ स्थिति को पहले समझते हैं। पहला, यदि स्थानांतरण लेने वाला, ठीक है, जो ट्रांसफरी है, को इस अधिकार की जानकारी थी या संपत्ति उसे बिना किसी मूल्य ग्रेच्युटी के दी गई थी, तो भरण पोषण या विवाह के लिए लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दूसरा स्थिति यह है कि यदि स्थानांतरण लेने वाले ने संपत्ति किसी मूल्य कंसिडरेशन के बदले खरीदी और उसे इस अधिकार की जानकारी नहीं थी, तो तीसरे व्यक्ति का यह अधिकार उस संपत्ति पर लागू नहीं होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ए के पास एक जमीन है जिसकी आय से बी, ए की विधवा बहन, को भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है। यह जमीन ए सी को बिना किसी मूल्य ग्रेच्युटी ट्रांसफर लिए गिफ्ट कर देता है। इस स्थिति में बी अपने भरण पोषण का अधिकार सी के खिलाफ भी लागू कर सकती है, क्योंकि सी ने यह संपत्ति मुफ्त में प्राप्त की है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए की जमीन से बी, उसकी बहन, को हर महीने 5,000 भरण पोषण के लिए मिलता था। ए ने यह जमीन सी को 5 लाख में बेच दी और सी को इस भरण पोषण के अधिकार की जानकारी नहीं थी। अब बी अपने भरण पोषण के लिए सी पर दावा नहीं कर सकती, क्योंकि सी ने यह जमीन उचित मूल्य पर खरीदी और उसे इस अधिकार की जानकारी नहीं थी। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए? पहला, यदि संपत्ति बिना मूल्य ग्रेच्युटी के स्थानांतरित हुई है, तो तीसरे व्यक्ति का भरण पोषण का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि संपत्ति उचित मूल्य कंसिडरेशन पर स्थानांतरित हुई है और खरीदार को इस अधिकार की जानकारी नहीं थी, तो तीसरे व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह धारा उन लोगों को सुरक्षा देती है जिनकी जीविका संपत्ति से जुड़े अधिकारों पर निर्भर करती है। आशा है ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं धारा 40 की ओर। धारा 40, भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दायित्व का भार या स्वामित्व से जुड़े दायित्व जिनका स्वामित्व अधिकार या ईजमेंट नहीं होता है, उसकी बात करता है। इस धारा में 2 प्रमुख स्थितियां बताई गई हैं। पहला, यदि किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी का अधिक लाभकारी उपयोग करने के लिए किसी अन्य अचल संपत्ति के उपयोग को किसी विशेष तरीके से प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त हो। और दूसरा, यदि किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा कोई दायित्व ऑब्लिगेशन हो जो स्वामित्व अधिकार या ईजमेंट नहीं है, लेकिन यह दायित्व किसी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुआ हो। नियम क्या कहता है? यदि संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है जिसे इस दायित्व ऑब्लिगेशन या अधिकार राइट की जानकारी थी, या यह संपत्ति बिना मूल्य ग्रेच्युटी के हस्तांतरित की गई थी, तो यह दायित्व या अधिकार उस नए मालिक पर भी लागू होगा। यदि संपत्ति उचित मूल्य पर हस्तांतरित की गई और नए मालिक को इस दायित्व की जानकारी नहीं थी, तो यह दायित्व या अधिकार उस पर लागू नहीं होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ए ने अपनी जमीन पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके पड़ोसी बी की जमीन पर कोई ऊंची इमारत नहीं बनेगी, ताकि ए की जमीन को धूप और हवा मिलती रहे। बी ने यह जमीन सी को बेच दी और सी को इस प्रतिबंध की जानकारी थी। अब सी इस दायित्व से बाध्य रहेगा और बी की जमीन पर ऊंची इमारत नहीं बना सकता। लेकिन यदि सी को इस दायित्व की जानकारी नहीं थी और उसने उचित मूल्य पर जमीन खरीदी थी, तो वह इस प्रतिबंध से मुक्त होगा और वहां ऊंची इमारत बना सकता है। आइए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी से सुल्तानपुर नामक जमीन को बेचने का अनुबंध किया। जब तक अनुबंध प्रभावी था, ए ने यह जमीन सी को बेच दी और सी को बी के अनुबंध की जानकारी थी। इस स्थिति में बी सी के खिलाफ उसी प्रकार अनुबंध को लागू कर सकता है जैसे वह ए के खिलाफ कर सकता था। इसके इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या निकल कर आए? पहला, यदि नया खरीदार दायित्व या प्रतिबंध से अवगत था या संपत्ति बिना मूल्य से मिली थी, तो यह दायित्व उस पर लागू होगा।
यदि नया खरीदार उचित मूल्य देकर संपत्ति खरीदा है और उसे इस दायित्व की जानकारी नहीं थी, तो वह इस दायित्व से मुक्त होगा। यह धारा उन परिस्थितियों के लिए बनाई गई है जहां किसी संपत्ति के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध होते हैं, लेकिन वे स्वामित्व अधिकार, ऑनरशिप राइट्स या ईजमेंट के रूप में नहीं होते। आशा है यह धारा समझ आ गई होगी। अब हम 41 की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट ऑस्टेंसिबल ऑनर, प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा हस्तांतरण। यदि कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति का प्रत्यक्ष स्वामी है और वास्तविक मालिक की स्पष्ट या अप्रत्यक्ष सहमति से संपत्ति का स्वामित्व रखता है और वह इस संपत्ति को पर्याप्त विचार कंसिडरेशन पर किसी अन्य को हस्तांतरित करता है, तो यह हस्तांतरण केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को इसकी कानूनी अनुमति नहीं थी। नियम क्या कहता है? यदि नए खरीदार ट्रांसफरी ने उचित सतर्कता, रीजनेबल केयर बरती हो और यह जांच लिया हो कि संपत्ति बेचने वाला ट्रांसफरर को इसे बेचने का अधिकार है और खरीदार ने सद्भावना, गुड फेथ में लेन देन किया हो, तो हस्तांतरण वैध माना जाएगा, भले ही बेचने वाले व्यक्ति को वास्तव में संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। ए किसी संपत्ति का वास्तविक मालिक है, लेकिन उसने अपने भाई बी को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया और उसे संपत्ति का पूर्ण नियंत्रण दे दिया। बी ने इस संपत्ति को सी को बेच दिया और सी ने यह जांचने के बाद कि बी के पास संपत्ति बेचने का अधिकार है, इसे खरीद लिया। सी ने सद्भावना, गुड फेथ में उचित मूल्य कंसिडरेशन देकर संपत्ति ली थी। अब भले ही बी के पास कानूनी रूप से संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था, फिर भी सी का स्वामित्व मान्य रहेगा और ए संपत्ति वापस नहीं ले सकता। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक्स किसी जमीन का वास्तविक मालिक है, लेकिन उसने वाई को जमीन का मालिक बनाकर दिखाया, जैसे कि जमीन वाई के नाम पर दर्ज हो। वाई ने इस जमीन को जेड को बेच दिया और जेड ने उचित जांच, रीजनेबल केयर करने के बाद इसे खरीद लिया। बाद में एक्स ने दावा किया कि वाई को यह जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा? जेड का स्वामित्व सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसने उचित जांच और सद्भावना के साथ संपत्ति खरीदी थी। मतलब क्या हुआ? इसका जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो ये हुआ कि वह व्यक्ति जो संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह मालिक है, क्योंकि वास्तविक मालिक ने उसे स्वामित्व के अधिकार दिए हैं। दूसरा, खरीदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता के संपत्ति बेचने का अधिकार है। और तीसरा, वास्तविक स्वामी को हस्तांतरण चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा यदि खरीदार ने उचित सतर्क बरती हो तो। आशा है ये समझ आ गया होगा। चलिए धारा 42 की ओर बढ़ते हैं। धारा 42 बात करती है पूर्व हस्तांतरण को रद्द करने की शक्ति रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण। सरल भाषा में समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करता है, लेकिन अपने पास हस्तांतरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बाद में वह उसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पर्याप्त विचार कंसिडरेशन पर हस्तांतरित करता है, तो यह दूसरा हस्तांतरण पहले वाले हस्तांतरण की रद्दीकरण के रूप में कार्य करेगा, परंतु केवल उस सीमा तक जितनी शक्ति हस्तांतरक के पास थी। उदाहरण से समझते हैं। ए ने अपनी एक संपत्ति बी को पट्टे पर दी, लीज पर दी। यह शर्त रखी कि यदि कोई विशिष्ट सर्वेयर यह तय करता है कि बी संपत्ति का ऐसा उपयोग कर रहा है जिससे उसकी कीमत घट सकती है, तो ए पट्टा रद्द कर सकता है। कुछ समय बाद ए को लगता है कि बी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो वह इसे सी को किराए पर दे देता है। अब यदि सर्वेयर की रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि बी ने संपत्ति का गलत उपयोग किया है, तो सी का पट्टा वैध माना जाएगा और बी का पट्टा रद्द समझा जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला, हस्तांतरण के समय हस्तांतरक के पास उसे रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, दूसरे हस्तांतरण सेकेंड ट्रांसफर का प्रभाव पहले हस्तांतरण फर्स्ट ट्रांसफर को रद्द करने के रूप में माना जाएगा। तीसरा, रद्दीकरण रिवोकेशन केवल उन्हीं शर्तों कंडीशंस के अनुसार होगा जो पहले से निर्धारित थी। और चौथा, यदि नया खरीदार न्यू ट्रांसफरी इसे पर्याप्त विचार देकर खरीदता है तो उसकी स्वामित्व स्थिति सुरक्षित होगी। ठीक है, चलिए धारा 43 की ओर बढ़ते हैं। धारा 43 बात करती है किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण जो बाद में संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है। आइए इसे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति धोखे, फ्रॉडेंटली या गलती से, एररोनियसली यह दिखाता है कि वह किसी अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है और वह संपत्ति किसी को पर्याप्त विचार पर बेच देता है,
पर्याप्त विचार का मतलब कंसिडरेशन पर बेच देता है, और बाद में वही व्यक्ति उस संपत्ति में वास्तविक स्वामित्व ऑनरशिप प्राप्त कर लेता है, तो क्रेता ट्रांसफरी के पास यह विकल्प होगा कि वह उस संपत्ति पर अपने अधिकार को लागू कर सके। उदाहरण से समझते हैं। ए एक हिंदू है जिसने अपने पिता बी से अलग होकर संपत्ति का विभाजन कर लिया है। ए सी को 3 खेत XYZ बेच देता है, यह दिखाते हुए कि वह इन खेतों को बेचने का अधिकार रखता है, लेकिन वास्तव में खेत जेड का स्वामित्व ए के पास नहीं था, बल्कि वह खेत बी ने विभाजन के समय अपने पास रख लिया था। बाद में जब बी की मृत्यु होती है तो ए उत्तराधिकारी के रूप में खेत जेड का असली मालिक बन जाता है। अब सी क्रेता के पास यह अधिकार होगा कि वह ए से खेत जेड की डिलीवरी की मांग कर सके, क्योंकि यह उसके खरीदने की शर्तों के तहत आता है। इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे वो समझते हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के संपत्ति बेच देता है लेकिन बाद में वह संपत्ति उसके स्वामित्व में आ जाती है, तो क्रेता उसे अपने नाम दर्ज करा सकता है। क्रेता के पास विकल्प होता है कि वह संपत्ति पर अपना अधिकार लागू करे या ना करे। यदि कोई अन्य व्यक्ति बाद में उसी संपत्ति को कंसिडरेशन देकर खरीद लेता है और उसे इस विकल्प के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उसका अधिकार प्रभावित नहीं होगा। और चौथा, यह नियम केवल उन्हीं स्थितियों में लागू होगा जहां बिक्री का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी भी लागू है। यह धारा वादा किए गए अधिकारों का पालन डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल के सिद्धांत पर आधारित है। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल, इसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए, आशा है ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। एक डॉक्ट्राइन हमने देखा अभी पिछले सेक्शन 43 में, एक डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। यह सिद्धांत के अर्थ को हम समझते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को यह दिखाकर बेच देता है कि वह उसका स्वामी है, लेकिन वास्तव में वह उस समय स्वामी नहीं होता, और बाद में वह व्यक्ति वास्तव में उस संपत्ति का मालिक बन जाता है, तो जिस व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है उसके पास यह अधिकार होगा कि वह उस संपत्ति पर अपना स्वामित्व लागू कर सके। यह व्यक्ति जो झूठा दावा करता है वह बाद में अपने नए अधिकार से इनकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि ए के पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन वह झूठ बोलकर बी को कहता है कि वह एक प्लॉट का मालिक है और वह उसे बेच सकता है। बी उस प्लॉट को ए से खरीद लेता है और उस पर घर बनाने की योजना बना लेता है। बाद में ए सच में वही प्लॉट खरीद लेता है और उसका असली मालिक बन जाता है। और अब यह ए यह नहीं कह सकता कि बी के पास उस प्लॉट का कोई अधिकार नहीं है। बी के पास यह अधिकार होगा कि वह ए से संपत्ति अपने नाम करवाए। यही फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल का सिद्धांत है। एक और उदाहरण देखते हैं। ए अपने पिता बी से अलग हो चुका है और 3 खेत XYZ सी को बेच देता है, लेकिन खेत जेड अभी बी के पास था और ए के पास उसका कोई हक नहीं था। कुछ सालों बाद बी की मृत्यु हो जाती है और ए खेत जेड का असली मालिक बन जाता है। अब सी के पास यह अधिकार होगा कि वह खेत जेड को अपने नाम करवा सके, क्योंकि ए ने पहले ही इसे बेचने का वादा किया था। इसका निष्कर्ष क्या? कोई भी व्यक्ति किसी अन्य को वह चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, लेकिन यदि वह बाद में उस चीज़ का मालिक बन जाता है तो खरीदार को वह संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह सिद्धांत खरीदार को सुरक्षा प्रदान करता है और धोखाधड़ी से बचाता है। धारा 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस सिद्धांत को लागू करती है। आशा है समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, रवि नाम है उसका। रवि के पास अभी कोई साइकिल नहीं है, लेकिन वो आपसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी साइकिल है, मैं तुम्हें 1000 रुपये में बेच रहा हूँ। आप रवि को पैसे दे देते हैं और मान लेते हैं कि साइकिल अब आपकी है, लेकिन असल में रवि के पास कोई साइकिल नहीं थी। कुछ समय बाद रवि सच में एक नई साइकिल खरीद लेता है। अब आप कह सकते हैं कि वह साइकिल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि रवि पहले ही आपको साइकिल बेचने का वादा कर चुका था। रवि अब यह नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरी साइकिल है, क्योंकि वह पहले ही आपसे सौदा कर चुका है। यही है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल का नियम। आशा है समझ आ गया होगा। अब धारा 44 की ओर बढ़ते हैं। धारा 44 एक सहस्वामी को ऑनर द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण, इस पर चर्चा करता है। यदि 2 या अधिक सहस्वामी को ऑनर्स किसी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक है और उनमें से कोई भी कानूनी रूप से सक्षम लीगली कॉम्पिटेंट व्यक्ति अपनी साझेदारी या शेयर हित
इंटरेस्ट को किसी अन्य को स्थानांतरित करता है तो क्रेता जो ट्रांसफरी है को उस हिस्से पर वही अधिकार मिलते हैं जो बेचने वाले को थे। इसमें संयुक्त स्वामित्व, ज्वाइंट पोजेशन या संपत्ति का साझा उपयोग, कॉमन और पार्ट इंजॉयमेंट और विभाजन, पार्टीशन कराने का अधिकार शामिल है। लेकिन संपत्ति पर लागू कोई भी शर्तें या देनदारियां भी खरीदार पर लागू होंगे। विशेष स्थिति इसमें एक पैदा होती है, उसको समझते हैं। जब अविभाजित परिवार है, अनडिवाइडेड फैमिली है, उसकी आवासीय संपत्ति है। इसमें क्या होगा, यदि कोई सहस्वामी एक ऐसे घर का हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है जो एक अविभाजित परिवार है, अनडिवाइडेड फैमिली के स्वामित्व में है, तो वह बाहरी व्यक्ति ट्रांसफरी उस घर में न तो संयुक्त रूप से रह सकता है और न ही उसका आंशिक उपयोग कर सकता है। उसे केवल विभाजन, पार्टीशन का अधिकार मिलेगा, लेकिन वह जबरन परिवार के साथ नहीं रह सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। सामान्य सह स्वामित्व को ओनरशिप का मामला देखते हैं। ए और बी एक जमीन के सहस्वामी हैं। ए अपनी आधी हिस्सेदारी सी को बेच देता है। अब सी को ए के हिस्से पर वही अधिकार प्राप्त होगा जो ए को था, जैसे जमीन के उस हिस्से का उपयोग करना, संयुक्त स्वामित्व का अधिकार, राइट टू ज्वाइंट पोजेशन, विभाजन की मांग करने का अधिकार, राइट टू पार्टीशन। अब एक अविभाजित परिवार के घर का मामला देख लेते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स, वाई और जेड एक हिंदू अविभाजित परिवार HUF के सदस्य हैं और एक पैतृक मकान के सहस्वामी हैं। एक्स अपने हिस्से को ए नामक बाहरी व्यक्ति को बेच देता है, लेकिन ए को मकान में रहने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो परिवार का सदस्य नहीं है। हाँ, ए पार्टीशन की मांग कर सकता है, लेकिन वो मकान में जबरन नहीं रह सकता। इसका जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो देखते हैं। पहला, कोई सहस्वामी अपनी हिस्सेदारी स्वतंत्र रूप से बेच सकता है, लेकिन खरीदार को वही अधिकार मिलते हैं जो विक्रेता के पास थे। दूसरा, यदि संपत्ति पर कोई शर्तें या देनदारियां, टर्म्स एंड कंडीशन, लायबिलिटीज जो हो गए, एसेट्स लायबिलिटीज लागू हैं तो वे खरीदार पर भी लागू होंगी। यदि वह संपत्ति एक अविभाजित परिवार का मकान है तो बाहरी खरीदार को उसमें रहने या उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। बाहरी खरीदार केवल विभाजन, पार्टीशन की मांग कर सकता है। यह धारा साझी संपत्ति, ज्वाइंट प्रॉपर्टी और अविभाजित संपत्ति, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के बीच के अधिकारों को स्पष्ट करती है। आशा है समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं धारा 45 की ओर। धारा 45 विचारणीय मूल्य, कंसिडरेशन पर संयुक्त हस्तांतरण, ज्वाइंट ट्रांसफर की बात करती है। यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने किसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को संयुक्त रूप से खरीदा है और उन्होंने खरीदारी के लिए भुगतान, कंसिडरेशन, किसी साझा कोष, कॉमन फंड से किया है, तो वे संपत्ति में उसी अनुपात, प्रोपोर्शन में स्वामित्व के हकदार होंगे जिस अनुपात में वे उस कोष के हिस्सेदार थे। लेकिन अगर भुगतान अलग अलग कोषों, सेपरेट फंड से किया गया है तो हर व्यक्ति को संपत्ति में उसी अनुपात में स्वामित्व मिलेगा जितना उसने भुगतान किया है। यदि यह साबित नहीं हो पाता कि किसने कितना भुगतान किया है तो माना जाएगा कि सभी की हिस्सेदारी समान है, इक्वल शेयर है। उदाहरण समझते हैं। साझा कोष, कॉमन फंड से अगर भुगतान किया है तो ए, बी और सी ने मिलकर 30 लाख में एक जमीन खरीदी। उन्होंने यह राशि एक साझे खाते, ज्वाइंट अकाउंट से दी, जिसमें ए का 50%, बी का 30% और सी का 20% अंश था उस कॉमन फंड में जो अंश था। अब ए को 50%, बी को 30% और सी को 20% हिस्सेदारी, ऑनरशिप मिलेगी। अब सेपरेट फंड्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी और सी ने मिलकर 30 लाख में एक जमीन खरीदी। ए ने 15 लाख दिए, बी ने 10 लाख दिए और सी ने 5 लाख दिए। अब ए का 50%, बी का 33.33% और सी का 16.67% स्वामित्व होगा। यदि कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसने कितना दिया है, यदि यह साबित नहीं हो पाता कि किसने कितना भुगतान किया है, तो यह माना जाएगा कि सभी की हिस्सेदारी समान है, यानी ए, बी और सी 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सेदारी मिलेगी। इसका इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है? पहला, अगर संपत्ति की कीमत साझा कोष से चुकाई गई है तो उसी अनुपात में स्वामित्व तय होगा। दूसरा, अगर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भुगतान किया है तो उसी अनुपात में संपत्ति की हिस्सेदारी मिलेगी। तीसरा, अगर यह सब साबित नहीं होता कि किसने कितना भुगतान किया है तो सभी की हिस्सेदारी समान मानी जाएगी। और चौथा, यह नियम तभी लागू नहीं होगा जब कोई अलग अनुबंध, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। यह धारा संपत्ति की हिस्सेदारी को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी जाती है। आशा है धारा 45 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम धारा 46 की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन 46 of Transfer of Property Act 1882 speaks for transfer for consideration by persons having distinct interests.
जब एक से अधिक व्यक्ति जिनके पास किसी अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी में अलग अलग स्वामित्व हित डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट होते हैं, उस संपत्ति को विचार यानी कंसिडरेशन के बदले स्थानांतरित करते हैं, तो वे आमतौर पर उस प्राप्त धनराशि को अपने अपने स्वामित्व के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, यदि सभी की हिस्सेदारी बराबर हो तो प्राप्त धनराशि भी समान रूप से विभाजित होगी। दूसरा, यदि हिस्सेदारी अलग अलग मूल्य की हो तो धनराशि का वितरण प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से के मूल्य के अनुपात में किया जाएगा। और तीसरा, यदि कोई भिन्न अनुबंध नहीं किया गया है तो नियम स्वतः लागू होगा। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए के पास आधा हिस्सा मोइटी और बी व सी के पास 1/4 और 1/4 हिस्सा है। ठीक है, उन्होंने मौजा सुल्तानपुर 1/8 हिस्सा को मौजा लालपुरा के 1/4 हिस्से से बदल दिया। यहाँ कोई अलग अलग अनुबंध नहीं किया गया तो विभाजन होगा ए को 1/8 हिस्सा क्योंकि उसका हिस्सा सबसे अधिक था, बी और सी को 1/16 और 1/16 क्योंकि उनका हिस्सा छोटा था। मतलब जितनी हिस्सेदारी उतना ही लाभ। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को जीवन भर के लिए मौजा अतराली का अधिकार था, लाइफ इंटरेस्ट। बी और सी को भविष्य में उसका मालिक बनने का अधिकार था, रिवर्जन। संपत्ति 1000 में बिकी और ए का अधिकार 600 का था जबकि बी और सी का 400 का। इस हिसाब से विभाजन होगा। ए को 600 मिलेगा क्योंकि उसकी लाइफ इंटरेस्ट की कीमत इतनी थी। बी और सी को 400 मिलेगा क्योंकि वे रिवर्जनी ओनर्स थे। मतलब संपत्ति में जिस व्यक्ति की जितनी कीमत की हिस्सेदारी थी उतनी ही धनराशि उसे मिलेगी। इसे कुछ और एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ए के पास 60% हिस्सेदारी है एक जमीन में, बी और सी के पास 20% और 20% हिस्सेदारी है। जमीन को 1 लाख में बेचा गया। अब यह पैसा हिस्सेदारी के अनुपात में बांटा जाएगा। ए को मिलेगा 60% था तो 60,000, बी को मिलेगा 20% था तो 20,000 और सी को मिलेगा 20% था तो 20,000। यही नियम धारा 46 में बताया गया है। जो जितना मालिक उसे उतना पैसा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब धारा 47 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर बाय सेवरल को-ओनर्स विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर शेयर्स। जब कई सहस्वामी किसी अचल संपत्ति का कोई हिस्सा स्थानांतरित करते हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि यह स्थानांतरण किस विशेष हिस्से पर प्रभावी होगा, तो पहला, यदि सभी सहस्वामियों की हिस्सेदारी समान थी तो स्थानांतरण सभी के हिस्सों पर समान रूप से प्रभावी होगा। दूसरा, यदि सभी की हिस्सेदारी असमान थी तो स्थानांतरण प्रत्येक के हिस्से के अनुपात में प्रभावी होगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहां इक्वल शेयर हो। ए, बी और सी के पास समान समान हिस्सेदारी थी, 1/3 ए के पास, 1/3 बी के पास और 1/3 सी के पास। उन्होंने मिलकर संपत्ति का आधा हिस्सा बेच दिया। क्योंकि कोई विशेष हिस्सा निर्दिष्ट नहीं किया गया तो यह आधा हिस्सा ए, बी और सी के हिस्सों पर बराबर रूप से प्रभावी होगा। यानी प्रत्येक ने 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा बेचा। निष्कर्ष क्या? जब हिस्सेदारी समान हो तो स्थानांतरण समान रूप से होता है। अनइक्वल शेयर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए के पास आधा हिस्सा, बी के पास 1/3 हिस्सा और सी के पास 1/6 हिस्सा था। उन्होंने मिलकर संपत्ति का आधा हिस्सा बेच दिया। क्योंकि कोई विशेष हिस्सा निर्दिष्ट नहीं किया गया तो यह आधा हिस्सा ए, बी और सी के हिस्सों पर उनके स्वामित्व के अनुपात में प्रभावी होगा। यानी ए का बेचा हुआ हिस्सा 1/4, 1/2 × 1/2, बी का बेचा हुआ हिस्सा 1/6 और सी का बेचा हुआ हिस्सा 1/12। निष्कर्ष, जब हिस्सेदारी अलग अलग हो तो हस्तांतरण भी अनुपात में प्रभावी होगा। यह नियम उन मामलों में लागू होता है जब कई सहस्वामी बिना स्पष्ट हिस्सों से के कोई संपत्ति बेचते हैं। संपत्ति में हिस्सेदारी समान या असमान हो सकती है। हस्तांतरण में किसी विशिष्ट हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया हो। इसका कंक्लूजन क्या है? यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि जब सहस्वामी बिना किसी विशिष्ट हिस्से का उल्लेख किए संपत्ति को बेचते हैं तो हस्तांतरण न्याय संगत रूप से हो। यदि हिस्सेदारी समान है तो हस्तांतरण बराबर रूप से होगा। यदि हिस्सेदारी असमान है तो हस्तांतरण अनुपात में होगा। आशा है ये समझ आ गया होगा। हम धारा 48 की ओर बढ़ते हैं। धारा 48 अधिकारों की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स इन ट्रांसफर के बारे में बात करती है। धारा 48 क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति एक ही संपत्ति को अलग अलग समय पर कई लोगों को ट्रांसफर करता है और वे सभी अधिकार
अधिकार एक साथ पूरी तरह लागू नहीं हो सकते, तो कानून कहता है कि पहले बनाए गए अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी और बाद में बने अधिकार पहले से बने अधिकारों के अधीन होंगे। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जो पहले अधिकार पाएगा वह पहले माना जाएगा, जो बाद में ट्रांसफर हुआ उसे पहले वाले का सम्मान करना होगा। उदाहरण के लिए जमीन गिरवी और बिक्री का देखते हैं। मान लीजिए ए ने अपनी जमीन पहले बी को गिरवी रखकर लोन लिया, फिर बाद में वह जमीन सी को बेच दी। अब सी कहेगा कि यह जमीन उसकी है, लेकिन कानून के अनुसार बी का गिरवी रखने का अधिकार पहले आया था, इसलिए सी का मालिकाना हक बी के गिरवी के अधिकार के बाद ही लागू होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं लीज राइट्स का, किराएदारी का। मान लीजिए ए ने अपनी दुकान पहले एक्स को 5 साल के लिए किराए पर दी, फिर वाई को 3 साल के लिए किराए पर दी। अब वाई चाहेगा कि उसे दुकान मिले, लेकिन क्योंकि एक्स पहले से किराए पर है इसलिए वाई को इंतजार करना पड़ेगा जब तक एक्स का समय पूरा न हो जाए। इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? पहले का अधिकार बाद वाले से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बाद में बना अधिकार पहले वाले के अधीन होगा। अगर कोई विशेष अनुबंध नहीं है तो यही नियम लागू होगा। यह कानून संपत्ति विवाद से बचाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। तो दोस्तों, धारा 48 हमें सिखाती है कि संपत्ति के अधिकारों में समय का बहुत महत्व है। पहले ट्रांसफ़र किए गए अधिकार पहले मान्य होंगे और बाद में किए गए ट्रांसफ़र उसके बाद ही लागू होंगे। चलिए, आशा है धारा 48 क्लियर होगा। अब हम धारा 49 की ओर बढ़ते हैं।